और मान सम्मान देती है, लेकिन खुद की नजर में आपकी अहमियत कैसी है? सफल जिंदगी जीने के लिए आपको खुद का सम्मान करना सीखना होगा, खुद के साथ सच्चा होना होगा। बिल्कुल, अपनी खूबियों के साथ खामियों को भी स्वीकार करना सीखना होगा। अपने जीवन आदर्शों का सम्मान करना सीखना होगा। सपने देखना और उन्हें साकार करने के लिए अपना 100% देना भी सीखना होगा। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। और आइए सबसे पहले जानते हैं कि हेलो इंडिया में आज क्या रहेगा खास। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्यवार खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। हेलो इंडिया में आज राष्ट्र के नायक सीरीज में हम बात करेंगे शहीद बाबूहित अभिलाष जी की। और आज क्रांतिकारी मंगल पांडे की पुण्यतिथि है, बताएंगे आपको उनके योगदान के बारे में। साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 7 साल पूरे हो गए हैं, इस योजना से जुड़ी खास जानकारी भी पहुंचाएंगे आप तक। और साथ ही हेलो इंडिया में बहुत कुछ होगा खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे तक मेरे और प्रीति के साथ। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पूरा हुआ 2.5 करोड़ से ज्यादा पक्के मकानों का निर्माण। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बने 58 लाख मकान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, उन्होंने कहा, देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। जन जन की भागीदारी से ही 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया है। मूलभूत सुविधाओं से युक्त ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन चुके हैं। भाजपा के सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत आज का फोकस प्रधानमंत्री आवास योजना पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के लिए सुझाव मांगे हैं और कहा कि मन की बात के माध्यम से हम जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वालों के असाधारण कारनामों का जश्न मनाते हैं। इस महीने की 24 तारीख को होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए प्रेरक जीवन यात्राओं के बारे में अपने सुझाव MyGov या फिर नमो ऐप पर भी भेजे जा सकते हैं। आज भारतीय रिजर्व बैंक RBI वित्त वर्ष 2022-23 की अपनी पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। यह घोषणा सुबह 10 बजे की जाएगी। फरवरी में जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति में RBI ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था और 2022-23 में रियल GDP की ग्रोथ 7.8% रहने का अनुमान जताया था। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की ब्रीफिंग होगी। गुरुवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी और इसमें जो फैसले लिए गए उसकी जानकारी आज साझा की जाएगी। मुल्ला पेरियार बांध विवाद से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अपना आदेश। मंगलवार को हुई थी सुनवाई। 126 साल पुराने बांध पर केरल और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। यह बांध 1895 में केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर बनाया गया था। FIH हॉकी प्रो लीग 2021-22 महिला मुकाबले की बात करें तो भारत का मुकाबला आज नीदरलैंड से होगा। यह हॉकी मैच भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला जाएगा। दुनिया की नंबर 1 टीम नीदरलैंड को हराना भारतीय खिलाड़ियों के लिए बड़ी चुनौती होगी। और अब तमाम खबरें राज्यों से जुड़ी। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर हुए चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने 13 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 7, जनता दल यूनाइटेड ने 5 और लोक जनशक्ति पार्टी पारस ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। राष्ट्रीय जनता दल को 6 सीटें मिली हैं, जबकि छपरा, नवादा, मोतिहारी और मधुबनी सीटों पर 4 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं। कर्नाटका मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई बसवनगुड़ी स्थित नेशनल कॉलेज ग्राउंड में आज से आयोजित होने वाले स्वयं सहायता समूह महिलाओं के संजीवनी सरस राष्ट्रीय मेले का उद्घाटन आज शाम 7 बजे करेंगे। ये मेला 18 अप्रैल तक चलेगा। राज्य सरकार का लक्ष्य स्वयं सहायता समूह महिलाओं के नेतृत्व में 30,000 और सूक्ष्म उद्यम बनाना है। प्रदेश के सतत विकास के लिए साझेदारी और सिविल सोसाइटी संगठनों के अनुभवों को साझा करने के उद्देश्य से कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में
सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और आज इस सम्मेलन का शुभारंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 9 अप्रैल को सम्मेलन में शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश में मंत्रिमंडल का जल्द ही पुनर्गठन किया जाएगा। प्रदेश के सभी 24 मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जमीन का हस्तांतरण हुआ। एयरपोर्ट की जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लीज पर दी गई। एयरपोर्ट के लिए भूमि खरीदी गई है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले वर्ष तक प्रदेश सरकार देश को 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देने की स्थिति में होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के निकोल इलाके से बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली 25 अप्रैल को सूरत में समाप्त होगी। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया का संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे। बाइक रैली पूरे गुजरात की 80 विधानसभा सीटों से गुजरेगी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख की हत्या की जांच सीबीआई को देने के संबंधित मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में सीबीआई ने 4 लोगों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के चमोली में 8 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने हैं। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस संधू ने वहां जाकर तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बीएसएफ ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक विशेष तलाशी अभियान के दौरान हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया। सूचनाएं मिलने के बाद सुरक्षा बल अत्यधिक सतर्कता बरत रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी 3 स्तरीय बाड़बंदी के पास इलाकों में नियमित तौर पर गश्त कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के सनासर ट्यूलिप गार्डन में पर्यटकों की आवाजाही जारी है। यहां करीब 30,000 ट्यूलिप पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। इस साल यहां लाल, सफेद, पीले और गुलाबी रंग के 30,000 ट्यूलिप लगाए गए हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुना दिया। फैसले के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज संसदीय बैठक बुलाई और शाम को वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वो आखिरी गेंद तक पाकिस्तान के लिए लड़ना जारी रखेंगे। पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने अविश्वास मत की अस्वीकृति के बाद उठाए गए सभी कदमों को रद्द कर दिया और नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया। 9 अप्रैल को पाकिस्तान की संसद में फिर वोटिंग होगी। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के प्रस्ताव पर गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित कर दिया गया। भारत समेत संयुक्त राष्ट्र महासभा के 58 देश ने मतदान नहीं किया। 92 देशों ने अमेरिका का साथ दिया और चीन सहित 23 देश रूस के साथ खड़े हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नीदरलैंड यात्रा संपन्न करके दिल्ली लौटे। राष्ट्रपति ने कल नीदरलैंड्स की संसद का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मार्क रट के साथ बैठक भी की। ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर गए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार समझौते से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। पीयूष गोयल आज ऑस्ट्रेलियाई कृषि उत्पादों से मिलेंगे और पर्थ में डिप्टी प्रीमियम में वार्ता करेंगे और साथ ही It's important that we have finally made a free trade agreement with a developed nation after 10 years. It's also an important milestone in our journey because now Indian industry is prepared to compete with the rest of the world from a position of strength, is now much more self-confident than ever before, quality conscious, our pricing is very competitive. Our outreach all over the world has increased. You saw we have the highest ever export in Indian history this year, $418 billion. This shows that India is now ready to engage with the world from a position of strength, and in that context, a trade deal with Australia will open the doors to the developed world, help us reach the newer markets.
विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय यात्रा पर वॉशिंगटन जाएंगे। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता 11 अप्रैल को होगी। भारत और अमेरिका के बीच चौथी 2+2 वार्ता होगी। इस बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विमर्श होगा। इस साल दोनों देश कूटनीतिक रिश्तों के स्थापित होने की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अमेरिका के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में कोई अश्वेत महिला न्यायाधीश होगी। अमेरिका की सीनेट ने गुरुवार को केतन ब्राउन जैक्सन को देश की सर्वोच्च अदालत में पहली अश्वेत महिला जज के रूप में नियुक्त किया। और आइए अब आज की गतिविधियों पर एक नजर डालते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर में 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक सम्मेलन की आज अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हासिल की गई प्रगति और आगे बढ़ने की समीक्षा की जाएगी। साथ ही हैदराबाद में नुमाइश प्रदर्शनी का भी आज आखिरी दिन है। और आज की गतिविधियों के बाद आइए अब एक नजर डालते हैं संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद के दोनों सदनों में कितना काम हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था और ये 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहले चरण के तहत संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 31 जनवरी को शुरू हुई, जो 11 फरवरी तक चली। बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही 14 मार्च को शुरू हुई। बजट सत्र में हुए कामकाज की जानकारी देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि 17वीं लोकसभा के इस 8वें सत्र में सदन की कुल कार्य उत्पादकता 129% रही। इस सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें हुई, जो लगभग 177 घंटे 50 मिनट तक चली। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान 12 विधेयक पेश किए गए और 13 विधेयक पारित हुए। बजट सत्र के दौरान वित्त विधेयक 2022 के अलावा दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022, दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 और विनाशक हथियार और वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 जैसे कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए। इस सत्र में सभा ने कुल मिलाकर 40 घंटे तक बैठकर महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद किया। सत्र के दौरान 182 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। वहीं राज्यसभा के 256वें सत्र में 99.80% उत्पादकता रिकॉर्ड हुई। चर्चा और बहस में राज्यसभा ने 37.50% काम किया। सरकारी बिलों पर बहस 23% रही। 4 मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा हुई, जो 12 साल में सबसे बेहतर है। राज्यसभा में 11 बिल पास हुए और 1 पेश हुआ। तो ये थी संसद के बजट सत्र से जुड़ी हुई जानकारी। और अब बात करते हैं राष्ट्र के नायकों की। प्रीति, ये समय समय पर हमें भी और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी ये याद दिलाने की जरूरत है कि आज जिस स्वतंत्रता में हम जी रहे हैं, उस देश को आजाद कराने में, उस राष्ट्र के निर्माण में तमाम सारे कई ऐसे राष्ट्रों के नायक हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व देश की रक्षा के लिए न्योछावर कर दिया। जी हाँ, तो तमाम ऐसे गुमनाम शहीद हैं, ऐसे नायक हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसे लोगों की कहानी जो है वो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। और आज हम बात करेंगे शहीद बाबू हित अभिलाषी की। 8 अप्रैल वर्ष 1923 में अमर शहीद बाबू हित अभिलाष जी का जन्म हुआ। अभिलाष जी 16 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। वर्ष 1945 में मध्य प्रदेश के खंडवा से अधिकारी प्रशिक्षण शिविर में 1 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त कर उस दौर के सबसे युवा संघ चालक बन गए। स्नातक करने के बाद ये समाज सेवा के लिए पंजाब के भटिंडा जिले से बुढ़लाडा चले गए। बहुत जल्द ही इन्हें पूरे मालवा क्षेत्र, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ की रियासतों में बाबूजी के नाम से जाना जाने लगा। राजनेता होने के अलावा बाबूजी एक प्रख्यात शिक्षाविद, एक प्रतिष्ठित समाज सुधारक भी थे। शिक्षा में इनकी बेहद रुचि थी। ये सर्वहितकारी एजुकेशन सोसाइटी और गुरु गोविंद सिंह फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य और साथ ही देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन और नेहरू मेमोरियल कॉलेज के संस्थापक अध्यक्ष रहे। बाबूजी लगातार 14 वर्षों तक बुढ़लाडा नगर पालिका के अध्यक्ष रहे।
1966 में इन्हें पंजाब में जनसंघ कैडर के आयोजन और निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्ष 1967 में ये पहली बार पंजाब विधान परिषद के लिए चुने गए और सदन की कई समितियों और उप समितियों में काम किया। वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान बाबूजी को मीसा के तहत जेल भेजा गया। आपातकाल के बाद ये 1977 में पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए और कैबिनेट में शामिल हुए। वर्ष 1988 में जब पंजाब आतंकवाद के युग से गुजर रहा था, तब बाबूजी ने हिंदू सिख एकता बनाए रखने और शांति बहाल करने के लिए अनेक प्रयास किए। लगातार खतरों का सामना करते हुए इन्होंने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई। इनके इसी निडर स्वभाव की वजह से अलगाववादी इन्हें बाधा के रूप में देखते थे। 19 सितंबर वर्ष 1988 को जब बाबूजी पार्टी कार्यालय से पंजाब राजभवन जा रहे थे, तभी घात लगाए आतंकवादियों ने इनकी हत्या कर दी। इस तरह राष्ट्र की सेवा करते हुए बाबूजी देश के लिए शहीद हो गए। और फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं धर्मशाला से आई बेहद सुंदर तस्वीरों के साथ। दरअसल धर्मशाला में 25वां तिब्बती शूटान महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों ने खूबसूरत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं, तो आप भी आनंद लीजिए इन खूबसूरत तस्वीरों का। Nature and You, the Environment Series, aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on Sunset TV. हेलो इंडिया ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आठ अप्रैल वर्ष 1857 को भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। 29 मार्च 1857 को स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मंगल पांडे के पहले सैनिक विद्रोह के साथ शुरू हुई।
कोलकाता के पास बैरकपुर छावनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसर पर सिपाही मंगल पांडे ने गोली चलाई। अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत में यह पहला बड़ा विद्रोह था। ब्रिटिश सेना में रहते हुए इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। मंगल पांडे ने गाय की चर्बी युक्त कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया। मंगल पांडे की देशभक्ति से जल्लाद भी प्रभावित थे। इसी कारण इन्होंने फांसी देने से इनकार कर दिया। उसके बाद कलकत्ता से जल्लाद बुलाए गए और 8 अप्रैल की सुबह बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे को फांसी दी गई। 8 अप्रैल वर्ष 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और इसके बाद इन दोनों ने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाए थे। बम फेंकने का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, इसलिए बम भी असेंबली में खाली स्थान पर ही फेंका गया था। इस समय इन्होंने वहां पर्चे भी बांटे, जिसका प्रथम वाक्य था कि बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट के बहुत ऊंचे शब्द की आवश्यकता होती है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चला और बाद में इन पर सैंडर्स की हत्या का भी मुकदमा चला और अंततः 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। और हमने जैसा कि आपको इतिहास के पन्नों में भी बताया कि आज मंगल पांडे का शहीदी दिवस है। शहीद मंगल पांडे के बलिदान दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि 1857 की क्रांति के अमर शहीद मंगल पांडे के बलिदान दिवस पर शत शत नमन। मां भारती की आजादी के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान ने स्वाधीनता आंदोलन में अनेक क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। कृतज्ञ राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा। और आज के दिन की हम बात बात कर करते रहे हैं। हैं। बिल्कुल प्रीति। बिल्कुल आज क्यों खास है दिन, ये आपको बताते हैं। 2015 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छोटे कारोबारियों को नए व्यवसाय के लिए लोन देने की सरकारी योजना की शुरुआत हुई थी। रोजगार और आय उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना की शुरुआत की गई। ये योजना खासकर छोटे कारोबारियों के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से आज लाखों छोटे कारोबारी अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं और इसी के तहत इंडिविजुअल कारोबारी, एसएमई और एमएसएमई को लोन मिलता है। मुद्रा के तहत 3 लोन योजनाएं दी जाती हैं लोगों को, जिसका नाम शिशु, किशोर और तरुण है। मुद्रा लोन योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम लोन राशि 10 लाख रुपए है। इस योजना की ज्यादातर जो लाभार्थी हैं वो महिलाएं हैं। मुद्रा लोन लेने के लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं होती, ये इसकी खासियत है। तो प्रीति, मुझे लगता है कि इन तमाम सारी जो योजनाएं हैं, जैसे मुद्रा योजना की हमने बात की, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी जिन्हें इन योजनाओं की जानकारी नहीं है। तो आप, जैसा कि हमने आज हेलो इंडिया में आपको बताया, आप सरकार की वेबसाइट पर जाकर के माईगोव में जाकर के मुद्रा योजना के बारे में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और उस प्रक्रिया के तहत आप ये लोन ले सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। और भारत यानी हम अपनी आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं और इस मौके पर देश भर में अलग अलग तरह से इस उत्सव को मनाया जा रहा है। भारत के करीब 200 सालों के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की कहानियों का संसद भवन के पुस्तकालय में प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। 4 अप्रैल से 8 अप्रैल तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का आज आखिरी दिन है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं इस खूबसूरत प्रदर्शनी की तस्वीर। संसद पुस्तकालय भवन में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। 43 पैनल में अवलोकित इस प्रदर्शनी का आज आखिरी दिन है। इस प्रदर्शनी को शिक्षा मंत्रालय के स्वायत्त शासी संस्थान भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित किया गया। 4 अप्रैल से आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। इस प्रदर्शनी का शीर्षक है भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1757 से 1947। भारत के 200 सालों के इतिहास को तस्वीरों और दस्तावेजों के जरिए इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। इन चित्रों में भगवत गीता ने कैसे स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश प्रशासन से लड़ने के लिए प्रेरणा दी, बखूबी तरीके से दर्शाया गया है। इसमें उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भी प्रदर्शित किए गए हैं जिनके नाम किताबों में दर्ज नहीं हैं।
इसमें भारत के सभी आंदोलनों को संकलित किया गया है। ICHR के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने अपनी टीम के साथ मिलकर 2 महीने में इस प्रदर्शनी को रूप दिया। संसद भवन के PLB परिसर में आप जिस प्रदर्शनी को देख रहे हैं, जो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने आयोजित की है शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से, उस प्रदर्शनी को तैयार करने में जो मेरे 2 मुख्य सहयोगी हैं, डॉक्टर नौशाद अली जी उप निदेशक प्रकाशन, डॉक्टर नुपुर सिंह जी सहायक निदेशक शोध की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रदर्शनी को लगाने के पीछे मुख्य उद्देश्य भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुविंदर तंवर साहब का एक बहुत बड़ा विजन रहा है। उनका ये मानना रहा है कि स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी में भारत के क्रांतिकारियों को प्रेरणा स्रोत कहाँ से मिल रहा था, उनको भगवत गीता किस तरह से प्रभावित कर रही थी, उनको भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ें किस प्रकार से प्रभावित कर रही थी, उनको बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ किस तरह से प्रभावित कर रहे थे। भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। इसी को लेकर सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के कोने कोने में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस प्रदर्शनी को देश के 100 जगहों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी दिखाने की योजना की गई है। और आइए अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 7 बजे, शाम 7 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं मुद्दा आपका। शाम 7:30 बजे आपके सांसद में आज बात होगी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के साथ। रात 8 बजे देखिए दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें हमारे बुलेटिन आज की खबर में, और 8:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव। रात 9 बजे आप देख सकते हैं इंग्लिश न्यूज बुलेटिन द न्यूज, और 9:30 बजे देखिए डिप्लोमैटिक डिस्पैच। कला और कलाकारों के 2 अहम साल कोरोना के चलते बेरंग ही गुजरे, लेकिन अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। दिल्ली में स्पिक मैके की ओर से आयोजित म्यूजिक इन द पार्क कार्यक्रम इसी का एक उदाहरण है। कार्यक्रम में संजीव और अश्विनी शंकर बंधुओं की जुगलबंदी ने समा बांधा, तो वहीं कर्नाटक संगीत में पारंगत संजय सुब्रमण्यम ने अपनी सुरमई प्रस्तुति भी दी। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इन कार्यक्रमों की खास झलकियों के साथ, और इसी के साथ मुझे और मेरी सहयोगी प्रीति को दीजिए इजाजत। नमस्कार, कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। Baba